हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल ज्ञान फॉर एग्जाम। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे भारतीय संविधान के प्रमुख अनुच्छेद के बारे में। भारतीय संविधान के जितने भी प्रमुख अनुच्छेद हैं जो एग्ज़ाम रिलेटेड बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं, उन्हें जानेंगे। वैसे तो भारतीय संविधान में अनुच्छेद बहुत सारे हैं, पर हमारे लिए जो ज़रूरी है एग्ज़ाम्स के लिए और जो इम्पॉर्टेंट बनते हैं एग्ज़ाम रिलेटेड, एग्ज़ाम फ्रेंडली जो अनुच्छेद होते हैं, उन सभी के बारे में इस वीडियो में जानेंगे। आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, साथ ही बेल आइकन को ऑन कर लेंगे, जिससे आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर, लाइक, कमेंट्स ज़रूर करेंगे। चलिए हम लोग जानते हैं भारतीय संविधान के प्रमुख अनुच्छेद के बारे में। पहला अनुच्छेद है, अनुच्छेद 1 कहता है संघ का नाम और राज्य क्षेत्र का वर्णन अनुच्छेद 1 में मिलता है। अनुच्छेद 2 नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। अनुच्छेद 3 बात करता है राज्य का निर्माण तथा सीमाओं या नामों में परिवर्तन, जो कि सिर्फ संसद करता है, इसके बारे में वर्णन अनुच्छेद 3 में किया गया है। अनुच्छेद 4 की बात करें तो पहली अनुसूची व चौथी अनुसूची में संशोधन तथा 2 और 3 के अधीन बनाई गई विधियां, ये सभी चौथी अनुच्छेद में मिलते हैं। अनुच्छेद 5 की बात करें तो संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता, यानी जब संविधान बनाया गया 1949-50 के सेशन में, तब वहाँ उस समय की नागरिकता की बात करता है अनुच्छेद 5। अनुच्छेद 6 कहता है जो व्यक्ति भारत आता है उसके लिए नागरिकता, और अनुच्छेद 7 कहता है पाकिस्तान जाने वालों को नागरिकता का बात करता है अनुच्छेद 7। वही अनुच्छेद 8 कहता है भारत के बाहर रहने वाले व्यक्तियों का नागरिकता अनुच्छेद 8 में वर्णित है। साथ ही अनुच्छेद 9 कहता है विदेशी राज्य की नागरिकता लेने पर भारत का नागरिकता समाप्त होना अनुच्छेद 9, यानी विदेशी नागरिकता अगर कोई व्यक्ति ग्रहण करता है तो स्वयं ही भारत की नागरिकता समाप्त हो जाती है, आर्टिकल 9 में कहा गया है। आर्टिकल 10 देखें तो नागरिकता के अधिकारों का बना रहना। नागरिकता के अधिकार अनुच्छेद 10 और अनुच्छेद 11 संसद द्वारा नागरिकता के कानून का विनियमन। वही देखें अनुच्छेद 12 तो राज्य की परिभाषा दी गई है अनुच्छेद 12 में, और अनुच्छेद 13 मूल अधिकारों को असंगत या अल्पीकरण करने वाली विधियां। मूल अधिकार को असंगत और अल्पीकरण करने की विधि अनुच्छेद 13 में दी गई है। ये सभी जो है 12 से 35 अनुच्छेद होते हैं, वो अधिकार से संबंधित, मूल अधिकार से संबंधित आर्टिकल माने जाते हैं। तो यहाँ पे अनुच्छेद 14 की बात करें तो विधि के समक्ष समानता। अनुच्छेद 15 की बात करें धर्म, जाति, लिंग पर भेदभाव का प्रतिरोध, यानी हम अपने देश में धर्म, जाति, लिंग पर किसी से भेदभाव नहीं कर सकते। अनुच्छेद 16 कहता है लोक नियोजन में अवसर की समानता, यानी सरकारी नौकरियों में अवसर की समानता, सबको एक समान समानता। अनुच्छेद 17 कहता है अस्पृश्यता का अंत, यानी छुआछूत का अंत। छुआछूत का अंत संविधान के अनुच्छेद 17 में वर्णित किया गया है, और उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18 में। वही अनुच्छेद 19 कहता है बोलने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 बोलने की स्वतंत्रता प्राप्त करता है। इन्हीं में बात करें तो अनुच्छेद 19 ए के तहत, यानी 1 के तहत स्वतंत्रता दी गई है प्रेस को। अनुच्छेद 20 अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण अनुच्छेद 20 में दिया गया है, और अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता दी गई। साथ ही अनुच्छेद 21 क में कहा गया है, यानी क बोले या इसको अनुच्छेद 21 ए बोले तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 22 की बात करें तो कुछ दशाओं में गिरफ्तारी में संरक्षण, यानी कि कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से पहले हम उससे प्रश्न कर सकते हैं, इसकी संरक्षण दी गई है अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 23 बात करता है मानव के दुर्व्यापार और बाल श्रम पे निषेध की बात करता है अनुच्छेद 23। और अनुच्छेद 24 कहता है कारखानों में बालक का नियोजन पर प्रतिबंध, कारखाना में नियोजन पर बच्चों को प्रतिबंध किया गया है अनुच्छेद 24, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को। अनुच्छेद 25 कहता है धर्म का आचरण और प्रचार की स्वतंत्रता अनुच्छेद 25।
और अनुच्छेद 26 कहता है धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता, यानी हम किसी भी धर्म को मान सकते हैं, किसी भी धर्म की प्रचार कर सकते हैं। अनुच्छेद 25 कहता है और किसी भी धर्म को हम प्रबंध कर सकते हैं, यानी उसके प्रचार के लिए उसके लिए हम कहीं पे भी रुक करके प्रचार कर सकते हैं। अनुच्छेद 26 कहता है मैनेज करने के लिए अनुच्छेद 26। अनुच्छेद 29 की बात करें तो अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, 29 में अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण और 30 में शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 30 में। अनुच्छेद 32 की बात करें तो अधिकारों को परिवर्तित करने के लिए उपचार, इसे ही संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा जाता है अनुच्छेद 32 को। अनुच्छेद 36 की बात करें तो इसमें परिभाषा दिया गया है और 40 में ग्राम पंचायतों का संगठन कहा जाता है, जिसे ही अनुच्छेद 40 को गांधीवादी संगठन भी कहा जाता है। अनुच्छेद 48 की बात करें तो कृषि और पशुपालन संगठन। अनुच्छेद 48 का की बात करें तो पर्यावरण, वन्य तथा वन जीवों की रक्षा अनुच्छेद 48 के तहत, 48 का के तहत। अनुच्छेद 49 की बात करें तो राष्ट्रीय स्मारक और वस्तुओं का संरक्षण, ये सभी हमारे मूल कर्तव्य के अंतर्गत आते हैं। अनुच्छेद 49, 48 का 48 ये सभी हमारे मूल कर्तव्य के अंतर आते हैं। अनुच्छेद 50 कहता है कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण, ये 50-50 से आप याद रख सकते हैं, कार्यपालिका और न्यायपालिका का वर्गीकरण पृथक्करण अनुच्छेद 50 में। अनुच्छेद 51 कहता है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा और अनुच्छेद 51 का कहता है मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य जो कि रूस से लिया गया था, इसका वर्णन यहाँ पे मिलता है। अनुच्छेद 52 की बात करें तो अनुच्छेद 52 भारत का राष्ट्रपति, अनुच्छेद 53 संघ की कार्यपालिका शक्ति, अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति का निर्वाचन, अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति यानी नियम और अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति की पदावधि यानी कि राष्ट्रपति का कार्यकाल का बात किया गया है अनुच्छेद 56 में। आगे जाने तो अनुच्छेद 57 पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता, अनुच्छेद 58 राष्ट्रपति के निर्वाचन होने की अर्हताएं यानी कि योग्यता, राष्ट्रपति की योग्यता दिया गया है अनुच्छेद 58 में और 59 में राष्ट्रपति पद के लिए शर्त और 60 में शपथ। आर्टिकल 60 में राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण होता है। वही राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया अनुच्छेद 61 और राष्ट्रपति किसी पद पर व्यक्ति को भरने के लिए निर्वाचन का समय और रीति अनुच्छेद 62। अब भारत का वो एक उपराष्ट्रपति होगा अनुच्छेद 63 और अनुच्छेद 64 कहता है उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। अनुच्छेद 65 कहता है राष्ट्रपति के पद की रिक्ति पर उपराष्ट्रपति का कार्य करना अनुच्छेद 65 और उपराष्ट्रपति का निर्वाचन अनुच्छेद 66, उपराष्ट्रपति की पदावधि वो कुल अनुच्छेद 67 और अनुच्छेद 68 कहता है उपराष्ट्रपति के पद की रिक्त भरने की निर्वाचन प्रक्रिया अनुच्छेद 68 और अनुच्छेद 69 कहता है उपराष्ट्रपति का शपथ ग्रहण। अनुच्छेद 70 की बात करें तो अन्य आकस्मिकता में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन, अनुच्छेद 71 राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित विषय, राष्ट्रपति के निर्वाचन और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विषय अनुच्छेद 71 में दिया गया है। अनुच्छेद 72 की बात करें तो राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति, अनुच्छेद 73 संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, अनुच्छेद 74 राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद, मंत्रिपरिषद का वर्णन एक बार ही किया गया है और वो अनुच्छेद 74 है। मंत्रियों के बारे में उपबंध अनुच्छेद 75 और भारत का एक महान्यायवादी होगा अनुच्छेद 76। भारत सरकार के कार्य का संचालन अनुच्छेद 77 के तहत और राष्ट्रपति को जानकारी देने के लिए प्रधानमंत्री के कर्तव्य दिया गया अनुच्छेद 78 में। वही संसद का गठन, संसद यानी कि संसद में जो होते हैं 3 भाग होते हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। तो संसद का गठन होता है अनुच्छेद 79 के तहत, जिसमें राज्यसभा की संरचना दी गई 80 और लोकसभा की संरचना 81 में। साथ ही अनुच्छेद 83 कहता है संसद के सदनों की अवधि, यानी कि संसद के जो सदन की अवधि होती है, किसी की 5 वर्ष होती है तो किसी की 6 वर्ष, तो इसकी अवधि दी गई है अनुच्छेद 63 में। अनुच्छेद 83 में संसद के सदनों की अवधि दी गई है, अनुच्छेद 84 संसद के सदस्यों के लिए अर्हता और अनुच्छेद 85 संसद का सत्र सत्रावसान और विघटन। संसद का जो सत्रावसान और विघटन होता है
वह अनुच्छेद 85 और राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण अनुच्छेद 87। राष्ट्रपति का जो विशेष अभिभाषण दिया जाता है वह अनुच्छेद 87 के तहत। साथ ही सदनों के बारे में मंत्रियों और महान्यायवादी का अधिकार जो दिया गया है अनुच्छेद 88 में दिया गया है। बात करें अनुच्छेद 89 की तो राज्यसभा का सभापति और उपसभापति का बात किया गया। अनुच्छेद 90 कहता है उपसभापति का पद रिक्त होना या पद से हटाया जाना अनुच्छेद 90। वही अनुच्छेद 91 सभापति के कर्तव्य का पालन और शक्ति अनुच्छेद 91। सभापति का कर्तव्य का पालन दिया गया है आर्टिकल 91 में और आर्टिकल 92 कहता है सभापति या उपसभापति को पद से हटाने का विचाराधीन उसका पीठासीन न होगा। अनुच्छेद 93 कहता है लोकसभा और का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का बात करता है अनुच्छेद 93। साथ ही अनुच्छेद 94 कहता है अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना अनुच्छेद 94। अनुच्छेद 95 कहता है अध्यक्ष में कर्तव्य एवं शक्ति। अनुच्छेद 96 बात करता है अध्यक्ष उपाध्यक्ष को पद से हटाने का संकल्प हो तब उसका पीठासीन न होगा। यानी कि अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को पद से हटाए जाने की बात कही जाती है तो उसका पीठासीन यानी कि उसका अध्यक्ष खुद वो अनुच्छेद 96 में वो अध्यक्ष या उपाध्यक्ष नहीं होगा। अनुच्छेद 97 में सभापति उपसभापति अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन भत्ते की बात की गई। अनुच्छेद 98 कहता है संसद का सचिवालय। अनुच्छेद 99 कहता है सदस्य द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान यानी जितने भी संसद सदस्य प्रतिज्ञान लेते हैं या शपथ लेते हैं अनुच्छेद 99। और अनुच्छेद 100 कहता है संसाधनों में मतदान व्यक्तियों के होते हुए भी सदनों के कार्य करने की शक्ति और गणपूर्ति यानी कोरम की बात की गई है अनुच्छेद 100 में। अनुच्छेद 108 कहता है कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। दोनों सदनों की जो संयुक्त अधिवेशन होती है वह अनुच्छेद 108 के तहत की जाती है। अनुच्छेद 109 की बात करें तो धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया। धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया 109 और धन विधेयक की परिभाषा 110 में दी गई है। वही विधेयकों पर अनुमति का प्रावधान किया गया अनुच्छेद 111 और वार्षिक वित्तीय विवरण का बात अनुच्छेद 112 में किया गया। अनुच्छेद 118 कहता है प्रक्रिया के नियम। अनुच्छेद 120 कहता है संसद में बोली जाने वाली भाषा। संसद में बोली जाने वाली भाषा अनुच्छेद 120 में कहा गया जिसमें कि हिंदी और इंग्लिश मेन रूप से माने जाते हैं। अनुच्छेद 123 की बात करें तो संसद विश्रांति काल में राष्ट्रपति की अध्यादेश शक्ति। अनुच्छेद 124 उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन। उच्चतम न्यायालय की स्थापना यानी कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना और गठन अनुच्छेद 124 के तहत। उसके साथ ही न्यायाधीश का वेतन जो होते हैं 125 और कार्य मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति तो 126। अनुच्छेद 127 कहता है तदर्थ न्यायमूर्तियों की नियुक्ति। अनुच्छेद 128 कहता है सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति और अनुच्छेद 129 उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना। ये इंपॉर्टेंट बनता है उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना अनुच्छेद 129 के तहत। अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय का स्थान जो है अनुच्छेद 130 और उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता जो दी गई अधिकार अनुच्छेद 31 और निर्णय एवं आदेशों का पुनरावलोकन अनुच्छेद 137 में वर्णित है। अनुच्छेद 143 कहता है उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति। अनुच्छेद 143 में उच्चतम न्यायालय से राष्ट्रपति परामर्श कर सकता है पर उसे मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं होता है। अनुच्छेद 44 की बात करें अनुच्छेद 43 में होगा राष्ट्रपति की शक्ति परामर्श लेने का और अनुच्छेद 44 सिविल एवं न्यायिक प्राधिकारियों द्वारा उच्चतम न्यायालय की सहायता करना। अनुच्छेद 144 भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक CAG की बात किया गया है अनुच्छेद 148 में और नियंत्रक महालेखा परीक्षक की कर्तव्य शक्ति अनुच्छेद 149 में। अनुच्छेद 150 कहता संघ के राज्यों के लेखन का प्रारूप और राज्यों के राज्यपाल की बात किया गया है अनुच्छेद 153 में। राज्यों के राज्यपाल का वर्णन किया गया अनुच्छेद 153 और राज्य की कार्यपाल का शक्ति अनुच्छेद 154। राज्यपाल की नियुक्ति की बात की गई अनुच्छेद 55 में। कन्फ्यूजन नहीं होना, राज्य के राज्यपाल का बात किया गया अनुच्छेद 153 में और नियुक्ति की बात की गई है अनुच्छेद 155 में। जबकि राज्यपाल की पदावधि दी गई है अनुच्छेद 156 और उसकी योग्यताएं दी गई है 157 में।
राज्यपाल के पद के लिए शर्त दी गई है अनुच्छेद 158 और राज्यपाल का शपथ है प्रतिज्ञान अनुच्छेद 159 में। राज्यपाल को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगा अनुच्छेद 163 के तहत। वही अनुच्छेद 164 मंत्रियों के बारे में अनुपबंध और राज्य का महाधिवक्ता अनुच्छेद 165 राज्य का महाधिवक्ता अनुच्छेद 165 के तहत संविधान में वर्णित किया गया है। अनुच्छेद 166 की बात करें तो राज्य सरकार का संचालन, अनुच्छेद 167 की बात करें तो राज्यपाल को जानकारी देने के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य, मुख्यमंत्री कोई भी जानकारी राज्यपाल को देता है अनुच्छेद 167 के तहत। राज्य के विधानमंडल का गठन किया जाता है अनुच्छेद 168 और विधानसभा की संरचना अनुच्छेद 170 में किया गया। वही विधान परिषद की संरचना की गई अनुच्छेद 171। राज्य के विधानमंडल का गठन किया जाता है 168 के तहत और विधान परिषद की संरचना 171 के तहत। अनुच्छेद 172 राज्यों के विधानमंडल की अवधि। अनुच्छेद 176 राज्यपाल का अभिभाषण, राज्यपाल का अभिभाषण अनुच्छेद 176 के तहत और अनुच्छेद 177 सदनों के बारे में मंत्री और महाधिवक्ता के अधिकार का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 168 जो है विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का वर्णन अनुच्छेद 178 में मिलता है और उसके पद को रिक्त होना या हटाया जाना अनुच्छेद 179 से। अनुच्छेद 180 की बात करें तो अध्यक्ष के पदों के कार्य व शक्ति। अनुच्छेद 181 की बात करें तो अध्यक्ष उपाध्यक्ष को पद से हटाने का कोई संकल्प पारित होने पर उसका पीठासीन नहीं रहेगा अनुच्छेद 181। साथ ही 182 कहता है विधान परिषद का सभापति और उपसभापति का वर्णन। 183 में सभापति और उपसभापति का पद रिक्त होने का बात कहा गया है। अनुच्छेद 184 कहता है सभापति के पद के कर्तव्यों का पालन व शक्ति। अनुच्छेद 185 कहता है सभापति उपसभापति के पद से हटाए जाने का संकल्प विचाराधीन होने पर उसका पीठासीन न होना। अनुच्छेद 186 कहता है अध्यक्ष उपाध्यक्ष सभापति और उपसभापति के वेतन और भत्ते। 187 का आर्टिकल कहता है राज्य के विधानमंडल का सचिवालय। अनुच्छेद 188 कहता है सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान और अनुच्छेद 189 सदनों में मतदान रिक्ति होने पर साधनों का कार्य करने की शक्ति और गणपूर्ति। अनुच्छेद 199 कहता है धन विदेश की परिभाषा, धन विधेयक की परिभाषा यहाँ पे दिया गया है अनुच्छेद 199 और विधायकों की अनुमति ये अनुच्छेद 200 और वार्षिक वित्तीय विवरण अनुच्छेद 202 विधानमंडल में अध्यादेश सत्यापित करने की राज्यपाल की शक्ति अनुच्छेद 213 राज्यपाल की शक्ति जो दी गई है विधानमंडल में अध्यादेश सत्यापित करने की अनुच्छेद 213। राज्यों के लिए उच्च न्यायालय अनुच्छेद 214 जो हाई कोर्ट होते हैं उसके लिए अनुच्छेद 214 में वर्णन किया गया। उच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय होगा ये बात अनुच्छेद 215 में कही गई है। उच्च न्यायालय का गठन अनुच्छेद 216 के तहत होता है और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति अनुच्छेद 217 के तहत की जाती है। न्यायाधीश का वेतन जो होता है वो अनुच्छेद 221 के तहत और ये राज्य से संबंधित उसके संचित निधि से दिया जाता है। अनुच्छेद 222 एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में न्यायाधीशों का अंतरण। अनुच्छेद 23 कहता है कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति के नियुक्ति और अनुच्छेद 224 कहता है अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति। अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति अनुच्छेद 224। वही कुछ मामलों में रीट निकालने के लिए उच्चतम न्यायालय की शक्ति अनुच्छेद 226। रीट जो होते हैं कुल 5 प्रकार के होते हैं वो रीट निकालने के लिए अनुच्छेद 226 में उच्च न्यायालय की बात कही गई। अनुच्छेद 231 कहता है 2 या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय होगा अनुच्छेद 231 में। वही अनुच्छेद 233 कहता है जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति अनुच्छेद 233 के तहत होगा और अनुच्छेद 241 कहता है संघ राज क्षेत्र के लिए उच्च न्यायालय यानी कि जो यूनियन टेरिटरी होते हैं उसके लिए उच्च न्यायालय की गठन अनुच्छेद 241 के तहत और अनुच्छेद 243 कहता है पंचायत नगरपालिका एवं सहकारी समितियाँ। पंचायत नगरपालिका एवं सहकारी समिति का वर्णन अनुच्छेद 243 में किया गया है। अनुच्छेद 244 की बात करें तो अनुसूचित क्षेत्र व जनजाति क्षेत्र का प्रशासन और अपशिष्ट विधायी शक्ति अनुच्छेद 248 में। अपशिष्ट विधायी शक्तियों का वर्णन 248 में किया गया है जबकि अनुच्छेद 252 में 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए सहमति से विधि बनाने की प्रक्रिया की गई है, संसद की शक्ति दी गई है अनुच्छेद 252 में।
अनुच्छेद 254 की बात करें तो संसद द्वारा बनाई गई विधि और राज्यों के विधानमंडल द्वारा बनाए गए विधि में असंगति। वही 256 की बात करें, राज्यों की और संघ की बाध्यता, अनुच्छेद 256 और अनुच्छेद 257, कुछ दशाओं में राज्यों पर संघ का नियंत्रण, कुछ दशाओं पर राज्यों पर संघ का नियंत्रण अनुच्छेद 257 के तहत किया गया। वही अनुच्छेद 262 कहता अंतर्राज्यीय नदी या नदी दोनों में जल संबंधी विवादों का निर्णय, अनुच्छेद 262। अनुच्छेद 263 अंतर्राज्यीय विकास परिषद का गठन, अनुच्छेद 263 में किया गया। और संचित निधि का वर्णन अनुच्छेद 266 में, संचित निधि का वर्णन अनुच्छेद 266 और आकस्मिक निधि का वर्णन 267 में। अनुच्छेद 269 का था संघ द्वारा उद्ग्रहित और संग्रहित किंतु राज्यों को सौंपे जाने वाले कर, जो संघ उस कर को लेता है और जमा करता है पर वो दिया जाता है किसे, राज्य सरकार को, अनुच्छेद 269 के तहत। अनुच्छेद 270 की बात करें तो संघ द्वारा इकट्ठे किए गए संघ और राज्य के बीच वितरित की जाने वाली कर, संघ द्वारा जो इकट्ठा किया जाता है और संघ और राज्य में 50-50 का जो बंटवारा या जितने भी उसके परसेंट निहित होते हैं उसके द्वारा वितरण करने की, अनुच्छेद 270। वित्त आयोग का वर्णन अनुच्छेद 280 में और वित्त आयोग की सिफारिश अनुच्छेद 281 और भारत सरकार द्वारा किसी बैंक से उधार लेना, अनुच्छेद 292। अनुच्छेद 293 का था राज्य द्वारा उधार लेना, राज्य द्वारा अगर कोई उधार ले रहा है तो अनुच्छेद 293। वही संपत्ति का अधिकार, अनुच्छेद 300 का, संपत्ति का अधिकार पहले मौलिक अधिकार के रूप में था जिसे हटा करके 300 का में विधायिक अधिकार किया गया, कानूनी अधिकार किया गया है संपत्ति के अधिकार को। अनुच्छेद 301 व्यापार वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 309 कहता है राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की भर्ती और सेवा की शर्तें, व्यक्तियों की भर्ती और सेवा की शर्तें, अनुच्छेद 309। अनुच्छेद 310 राज्य या राज्य सेवा करने वाले व्यक्तियों की पदावधि। अनुच्छेद 313 की बात करें तो संक्रमणकालीन उपबंध। और अनुच्छेद 15 संघ राज्य के लिए लोक सेवा आयोग। अनुच्छेद 316 की बात करें तो सदस्यों की नियुक्ति एवं पदावधि, अनुच्छेद 317 लोक सेवा आयोग। अनुच्छेद 317 का था लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य को हटाया जाना या निलंबित किया जाना। 320 का था अनुच्छेद लोक सेवा आयोग के कृत्य और 323 का प्रशासनिक अधिकरण। 323 का था अन्य विषयों के लिए अधिकरण। अनुच्छेद 324 निर्वाचनों के अधिरक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होना, ये अनुच्छेद 324 कहता है। और निर्वाचन संबंधी मामले न्यायालय के, यानी ये अनुच्छेद 329 में कहा गया है। वही अनुच्छेद 330 की बात करें तो लोकसभा में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए स्थान का आहरण, अनुच्छेद 330। और अनुच्छेद 331 लोकसभा में ओंगल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व। ध्यान रखना है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए अनुच्छेद 330, लोकसभा में ओंगल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व अनुच्छेद 331। और अनुच्छेद 332 राज्य के विधानसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए स्थानों का आरक्षण। अनुच्छेद 333 की बात करें तो राज्य के विधानसभा में ओंगल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व, राज्य के विधानसभा में ओंगल भारतीय अनुच्छेद 333, जबकि लोकसभा में ओंगल भारतीय 331। क्लियर रखना है, अनुच्छेद 331 लोकसभा में ओंगल भारतीय और अनुच्छेद 333 में विधानसभा में ओंगल भारतीय। अनुच्छेद 343 संघ की परिभाषा, अनुच्छेद 344 राजभाषा के संबंध में आयोग और संसद की समिति, अनुच्छेद 350 का प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा, अनुच्छेद 350 का में। वही हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश, अनुच्छेद 351। आपात की उद्घोषणा 352, आपात जो उद्घोषणा होती है अनुच्छेद 352। और अनुच्छेद 356 राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता। और अनुच्छेद 360 कहेगा वित्तीय आपात के बारे में उपबंध। अनुच्छेद 368 कहता है संविधान का संशोधन करने की संसद की शक्ति, संविधान संशोधन की प्रक्रिया अनुच्छेद 368 में कही गई है। अनुच्छेद 370 भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक, भारत के सीजीए ये होता है अनुच्छेद 377। और अनुच्छेद 378 लोक सेवा आयोग, लोक सेवा आयोग के बारे में अनुच्छेद 378 में वर्णित किया गया है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमने जाना भारतीय संविधान के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न जो एग्जाम फ्रेंडली होते हैं
उनके लिस्ट था और उससे संबंधित फैक्ट को जानें, जो कि एग्ज़ाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट अपनी भूमिका निभाती है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, साथ ही वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर ज़रूर करेंगे। इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद।